इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है और उसका कंप्यूटर नेटवर्क्स पे डाटा कम्युनिकेशन में क्या रोल है और इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, किस कैटेगरी को किस तरह के ट्रांसमिशन मीडिया को किस तरह के नेटवर्क में यूज़ करना जो है ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और उसके किन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम ये चूज़ करते हैं कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया किस नेटवर्क में हमने इम्प्लीमेंट करना है। इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। जी, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है? अच्छा, याद हो आपको तो हमने जब स्टार्ट किया था हमने यही कहा था कि जब हम ट्रांसमिशन मीडिया पे डाटा को पुट करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर बिट्स जो हैं उनको हम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सिग्नल में जो कि ट्रांसमिशन मीडिया पे मूव कर सकें। और वो सिग्नल मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स किस किस तरह के हो सकते हैं, ये हम उसका एक पूरा बैंड देखते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही हैं कि किस किस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यूज़ हो सकते हैं और हर एक की क्या रेंज और क्या उसकी जो है ना स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी बात करते हैं। अब ये हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का बैंड नज़र आ रहा है। अब ये बैंड क्या है, या ये कोई फिज़िकल चीज़ है, या ये क्या है, किस तरह से हमने ये बैंड डिफ़ाइन किया है? बेसिकली अगेन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक सिग्नल्स को मूव करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया सिग्नल को 0-1 बिट्स की फॉर्म में नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेकर जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स वैक्यूम के थ्रू मूव करते हैं, एयर या फिर अदर ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, जिसमें वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया भी है उसके थ्रू मूव करते हैं। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बैंड को जो है ना स्पेक्ट्रम के अंदर से ही कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ये की फॉर्म जो है ना ये लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पूरा यहाँ पे आपको एक बैंड नज़र आ रहा है जिसमें आपके पास 0 से 3 किलो हर्ट्ज़ तक की पावर वाले तक की फ्रीक्वेंसी वाले बेसिकली सिग्नल्स, पावर या फिर वॉइस सिग्नल होते हैं। 3 किलो हर्ट्ज़ से 300 गीगा हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स रेडियो कम्युनिकेशन यानी रेडियो माइक्रोवेव सैटेलाइट के लिए होते हैं। उससे हायर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स हैं वो इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज या फिर गैमा कॉस्मिक रेज उसके अंदर आती हैं। यानी सबसे हाईएस्ट आपके पास बैंड के अंदर एक्स रेज या गैमा कॉस्मिक रेज होती हैं। ये आपके पास वो रेज हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के रिजल्ट में क्रिएट होती हैं। एक बैंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के स्पेक्ट्रम में आपको खाली नज़र आ रहा है, ये रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज़ के लिए। बहरहाल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास सारे का सारा पोर्शन करंटली यूजेबल नहीं है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम सारा यूज़ नहीं कर रहे। वॉइस बैंड फ्रिक्वेंसीज जो हैं जनरली ट्रांसमिट एज करंट ओवर मेटल केबल्स सच एज डिस्प्ले केबल और कोएक्सियल केबल। हमारे पास जो सबसे कॉमन ट्रांसमिशन मीडिया है उसके लिए जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स बनाते हैं वो आपके पास 0 से लेकर 3 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल जो है एयर या स्पेस से मूव करते हैं, इसलिए उनके लिए हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो भी आपके पास कोई केबल या फिर वायर नहीं होता बल्कि कोई वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया ही होता है। और यहाँ पे प्रॉपर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैकेनिज्म्स होते हैं। जब हम फिज़िकल मीडिया की बात करते हैं तो फिज़िकल मीडिया में तो हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर फिज़िकल डिवाइसेस होती हैं, जबकि जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ की यानी वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास मीडिया भी वायरलेस है, एयर या स्पेस हो सकता है। और उसके लिए जो हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो भी डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म को या एल्गोरिथम को सॉफ्ट फॉर्म में जो है मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वाइड कम्युनिकेशन के लिए या आप कह लीजिए वाइड ट्रांसमिशन मीडिया के लिए हमारे पास पावर या वॉइस सिग्नल्स होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। और जो है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कुछ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होता है। यानी वायर ट्रांसमिशन मीडिया के लिए जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बैंड का हिस्सा यूज़ कर रहे हैं वो 0 से 3 किलो हर्ट्ज़ तक है। और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम 3 से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक यूज़ कर रहे हैं। और उससे हायर यानी विजिबल लाइट को अगर हम देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थर्ड टाइप है, जो कि सबसे फास्ट स्पीड में, अगर आपको पता हो तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट है। सो सबसे फास्ट सिग्नल्स को मूव करने के लिए इंफ्रारेड लाइट के बैंड को एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी का बैंड यूज़ किया जाता है, यानी सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है।
अच्छा, अब इस सारे बैंड से आपको क्या पता चल रहा है? बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के हो सकते हैं, वाइड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। अगर हम वाइड ट्रांसमिशन मीडिया की बात करेंगे तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स बनेंगे वो पावर या वाई सिग्नल होंगे। अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके लिए रेडियो सिग्नल्स बनेंगे। अगर हम लाइट कम्युनिकेशन की यानी फास्टेस्ट कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसके लिए जो सिग्नल्स बनेंगे वो लाइट सिग्नल्स होंगे। और आप ये भी देखते जाएं, वाइड कम्युनिकेशन के लिए जो सिग्नल है वो कम फ्रीक्वेंसी का है, यानी ज़्यादा स्पीड वाला नहीं है, जबकि रेडियो कम्युनिकेशन वाला सिग्नल ज़्यादा स्पीड का है। क्यों? क्योंकि वाइड कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास कम डिस्टेंस पे डाटा सेंड करना होता है और वाइड कनेक्शन होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फास्ट सिग्नल नहीं चाहिए। लेकिन जब हम रेडियो कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये बहुत डिस्टेंस पे, ओवर लॉन्ग एंड लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन टू एजेस ऑफ द कंट्री हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वायरलेस। तो वहाँ पे हमें सिग्नल भी जो है ना हाई स्पीड के चाहिए होते हैं और मीडिया भी हमें वैसा ही चाहिए होता है जो उस हाई स्पीड सिग्नल को कैरी कर सके। ठीक है जी। और इंफ्रारेड लाइट सिग्नल को कैरी करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मीडिया है, जैसे ऑप्टिकल केबल हमारे पास है। अच्छा, अब ये वाइड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। मोस्टली आपके पास लाइट सिग्नल को मूव करने के लिए वाइड ट्रांसमिशन मीडिया ऑप्टिकल केबल की हम बात करते हैं। सो इससे हमें क्या पता चला? हमें इससे ये पता चला कि पहली बात, हमारे कंप्यूटर्स में जो बिट्स के फॉर्म में डाटा है वो ऐसे नहीं जा सकता ट्रांसमिशन मीडिया वायर केबल या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया पे, बल्कि उसके लिए हमें उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के सिग्नल्स बन सकते हैं वो हमें पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा बैंड नज़र आ रहा है। ठीक है। अब अगर वाइड कम्युनिकेशन करनी है यानी वाइड ट्रांसमिशन भी है तो उसके लिए कौन सा बैंड में से कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के किस कि बैंड का कौन सा पोर्शन यूज़ होता है सिग्नल जनरेट करने के लिए। अगर हमने वायरलेस कम्युनिकेशन करनी है तो वो ईएम स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, और अगर हमने लाइट सिग्नल मूव करने हैं तो हमारे पास कौन सा पार्ट यूज़ होता है, हमने उसको देखा। अब हम बात करते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन सी टाइप का होता है। हमें पता चल गया उनकी स्पीड, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कहाँ पे कौन सा सिग्नल आया करता है। एक और चीज़, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है ये कहाँ है? ये बेसिकली कहीं आपके पास हमारी अर्थ में, अराउंड द अर्थ ये पूरा स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है। हम जैसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस स्पेक्ट्रम का वही वाला पोर्शन यूज़ कर रहा होता है, यानी हमारे पूरी दुनिया में सराउंडिंग्स में यही वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का बैंड एग्जिस्ट करता है, जिसमें से हमने जिस तरह कम्युनिकेशन करनी है वैसे ही हम बैंड का पोर्शन यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। और ये क्या है, इस बैंड को कोई गवर्न कर रहा है, यानी ऐसा ही है इस बैंड को कोई ना कोई गवर्न कर रहा है। हमारे पास एक मल्टीनेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने इस पूरे पूरे बैंड को कंट्रोल किया हुआ है, और उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी जो है यूज़र्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ को लीज पे असाइन की जाती है, जिसमें वो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। चलें जी, ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली दो तरह का हो सकता है, गाइडेड या अनगाइडेड, या फिर वायर्ड या फिर वायरलेस। ठीक है। गाइडेड मीडिया ऐसा मीडिया है जिसके अंदर आपके पास एक कॉन्टेक्ट होता है एक डिवाइस से अदर डिवाइस तक, यानी एक फिजिकल पाथ होता है, उसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। अब गाइडेड मीडिया में हमारे पास तीन तरह से हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स की फॉर्म में, कोएक्सियल केबल की फॉर्म में और फाइबर ऑप्टिक केबल की फॉर्म में, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड गाइडेड मीडिया की टाइप्स हैं। ठीक है। बारी बारी इनको जानने की कोशिश करते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स कैसी हैं, वहाँ पे कैसे सिग्नल बनते हैं, कैसे मूव करते हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसकी फर्दर क्या टाइप्स हैं। इसी तरह कोएक्सियल केबल की क्या है, कैसे वो बनी हुई है, कहाँ पे यूज़ होती है। इसी तरह फाइबर ऑप्टिक केबल को हम देखेंगे और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं। पेयर केबल आपके पास बेसिकली दो तरह से होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है या फिर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है। और ये कौन सा फ्रीक्वेंसी का बैंड यूज़ करती है ट्विस्टेड पेयर केबल? आपके पास जो 0 से 300 जो 3 किलो हर्ट्ज़ तक का, 0 से 3 किलो हर्ट्ज़ तक का बैंड था, उसके अंदर से भी 100 हर्ट्ज़ से 5 मेगा हर्ट्ज़ तक का जो पोर्शन है वो ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए एलोकेटेड है। यानी जो फर्स्ट बैंड था आपके पास वॉइस बैंड, वॉइस को मूव करने के लिए आपके पास जो बैंड था, उसी बैंड में से कुछ पोर्शन ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करती है, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल के सिग्नल्स उस बैंड के अंदर, उस इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर क्रिएट होती हैं। यानी ये ट्विस्टेड पेयर केबल पर जो सिग्नल मूव करता है वो 100 हर्ट्ज से लेके 5 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाला हो सकता है। बारी बारी देखते हैं जी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल को क्या आपने कभी देखा हुआ है?
येस, ट्विस्टेड पेयर केबल को आपने अपने घर में बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के साथ जो वायर्स या केबल्स लगी हुई हैं, एक्चुअली वो आपके पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही, वो आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही हैं। वो अनशील्डेड भी हो सकती हैं, शील्डेड भी हो सकती हैं। मोस्टली मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घर में मौजूद होती हैं उनके साथ जो वायर्स लगी होती हैं वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं। जब आप उस वायर को खोलते हैं, उसकी शील्ड को हटाते हैं, तो आपको उसके अंदर दो केबल्स जो हैं, दो या दो से ज़्यादा केबल्स जो हैं वो ट्विस्ट हुई नज़र, कुछ इस तरह से ट्विस्ट हुई नज़र आती हैं। ठीक है, अगर हम अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर की बात करें तो आपके पास सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है टेलीकम्युनिकेशन मीडिया की, जो कि यूज़ होती है आज भी। ज़्यादातर टेलीफोन सिस्टम में इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज डाटा और वॉइस दोनों को ट्रांसमिट करने के लिए सूटेबल है। ट्विस्ट पेयर केबल बेसिकली दो कंडक्टर्स पे कंसिस्ट करती है जो कि कॉपर के बने होते हैं, और हर एक की कलर्ड प्लास्टिक इंसुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वायर्स देखते हैं, कोई एक आपको अंदर वायर ये रेड कलर की नज़र आती है, दूसरी ग्रीन की नज़र आती है, या रेड और येलो वाइट, इस तरह से आपके पास डिफरेंट कलर्स की इंसुलेशन के साथ केबल्स नज़र आती हैं आपको। इसकी कॉपर की केबल्स होती हैं, इसके जो इसके अंदर आपके पास एंड्स हैं ये कॉपर के होते हैं। अगर आपने देखा हो, लाइक आप स्विच अगर चेंज करते हैं किसी केबल का, तो वहाँ पे आपको कॉपर कलर का जो है वहाँ से वायर निकलती हुई एक हार्ड सी वायर नज़र आती है, जिसके ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन होती है। प्लास्टिक इंसुलेशन इज़ कलर बैंडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और इन प्लास्टिक इंसुलेशन का कलर, हर एक कलर की अपनी आइडेंटिफिकेशन है, लाइक रेड किस लिए है, वाइट किस लिए है, ब्लू किस लिए है, येलो किस लिए है। ठीक है, कलर जो है, कलर्स आर यूज्ड बोथ टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कंडक्टर इन अ केबल एंड टू इंडिकेट विच वायर बिलोंग्स इन पेयर एंड हाउ दे रिलेट टू अदर पेयर्स इन अ लार्ज बंडल। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ हम बात करें कि यूटीपी केबल के अंदर आपके पास दो केबल्स ट्विस्ट हुई होती हैं, लेकिन क्या एक वायर के अंदर सिर्फ एक ही ट्विस्ट होता है? ऐसा नहीं है, बल्कि आपके पास एक केबल के अंदर, एक ट्विस्ट पे केबल के अंदर एक से ज़्यादा ट्विस्ट हो सकते हैं। तो कलर ही हमें बताता है कि किस केबल को किस दूसरी केबल के साथ, कौन से कलर को कौन से कलर के साथ ट्विस्ट करना है और कैसे हमने उनको बाइंड करना है, ग्रुप करना है, ये हमें कलर से चलता है। बहरहाल जी, अनशील्डेड ट्विस्ट पे केबल के अंदर क्या है, केबल्स जो है वो ट्विस्ट हुई होती हैं आपस में, दो केबल्स एक पेयर की फॉर्म में ट्विस्ट हुई होती हैं, और उनमें से हर एक केबल के ऊपर एक प्लास्टिक इंसुलेशन होती है, लेकिन इसके ऊपर फर्दर कोई कवर नहीं होता, क्योंकि अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल है। अच्छा, अब अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल कितना बेटर काम करती है, कितना बेटर परफॉर्म कर सकती है, या अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, तो ज़रा हम उसे देख। अगर हम अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल को फ्लैट वायर में कन्वर्ट कर दें, पैरेलल फ्लैट वायर में कन्वर्ट कर दें, तो इसका हमारे पास क्या एडवांटेज या क्या डिसएडवांटेज है? देखिए जी, अगर तो हमने ट्विस्टेड पेयर केबल के जो ट्विस्ट है उसको खोल के वायर्स को सीधा सीधा कर दिया, ठीक है ना, लाइक आपके पास मल्टीपल वायर्स हैं एक ही केबल के अंदर, मल्टीपल डिफरेंट कलर्ड इंसुलेशन के साथ, और आपस में वो ट्विस्ट हुई हुई हैं। अगर हम उस ट्विस्ट को खोल देते हैं, तो इससे आपके पास सिग्नल की ट्रांसमिशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, सिग्नल की जो कम्युनिकेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए जी, अगर आपके पास इस ट्विस्ट के जो दोनों वायर्स हैं उसको आप खोल देते हैं, तो वो कुछ इस तरह से पैरेलल हो जाती हैं। अब अगर ये केबल या वायर आपकी, जो इसके ऊपर आप डाटा सेंड कर रहे हैं, वो आपकी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के सोर्स या नॉइस सोर्स के करीब से गुजरी है, लाइक आपके घर में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है और उसके पास से आपकी इंटरनेट की केबल गुजरी है, जिसके ऊपर आप अपना मैसेज सेंड करके नेटवर्क पे सेंड करते हैं, मैसेज पुट करके नेटवर्क पे सेंड करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है उससे नॉइस का सिग्नल जनरेट होगा, और वो आपकी केबल के अंदर मौजूद डाटा के साथ मिक्स होके नॉइस क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर तो आपने ट्विस्टेड पेयर केबल के ट्विस्ट को खोल देंगे, तो इससे क्या होगा, केबल का वो हिस्सा, वो वाला पोर्शन, वो वाली जो है साइड, कॉपर वाली वायर की वो वाली साइड जो कि नॉइस सोर्स के ज़्यादा करीब होगी, उसके ऊपर नॉइस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जो दूर होगी उसके ऊपर नॉइस का इफेक्ट कम होगा। इस तरह रिसीवर के पास इन दोनों केबल्स में से जो डाटा मूव करके जा रहा होगा, एक के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, दूसरे के अंदर कम इशू होगा, यानी टोटल नॉइस इफेक्ट 4 होगा। अगर दोनों के अंदर एक जैसा नॉइस का इफेक्ट होता, लाइक 16 या फिर 12 होता, तो 12 - 12 एक दूसरे के इफ़ेक्ट को दोनों कैंसिल कर देते। ठीक है, तो नॉइज़ का इफ़ेक्ट अगर तो दोनों केबल्स पे डिफरेंट है, तो ओवरऑल आपके पास रिजल्टेंट जो नॉइज़ का इफ़ेक्ट है वो सिग्नल के अंदर रह जाएगा। नॉइज़ क्या है? नॉइज़ आप कह लें
शोर जिस तरह है, जैसे हम बात कर रहे हैं और उसके दरमियान कोई शोर मचाता है, ठीक है, तो वो हमारी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। उसी तरह यहाँ पे भी हम सिग्नल के ऊपर कोई डाटा पुट कर रहे हैं और उसमें कोई शोर मचा रहा है, तो उस शोर का असर क्या होगा, उस शोर का असर हमारे डाटा पे होगा। और अगर तो हमारे पास डाटा इस तरह से मूव कर रहा है कि फ्लैट आपके पास वायर्स हैं, तो जो एंड शोर के ज़्यादा करीब होगा उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, और इस तरह से हम आपके पास से रिजल्टेंट में, और जो दूर है उस पर कम होगा, जिसकी वजह से एक अनइवन लोड होगा और एक डैमेज सिग्नल बनेगा। अगर इक्वल लोड होता तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर। अगर हम ट्विस्टेड पेयर पे इफेक्ट की बात करें, तो ट्विस्टेड पेयर पे इफेक्ट आपके पास नॉइस का इफेक्ट जो है वो पैरेलल हो जाता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं नॉइस का इफेक्ट, तो आपके पास ऊपर वाली केबल पे भी उतना ही है, नीचे वाली केबल पे भी उतना ही है ट्विस्ट पे, तो ओवरऑल आपके पास जो नॉइस का इफेक्ट है वो सो एडवांटेजेस क्या है आपके पास अनशिल्डेड ट्विस्ट पेयर केबल के। अन ट्विस्टेड पेयर केबल के क्या एडवांटेजेस हैं, वो ये है कि उसके ऊपर नॉइस का इफेक्ट हमारे पास बैलेंस हो जाता है। अब अनशिल्डेड ट्विस्ट पेयर केबल के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी सबसे सस्ती केबल होती है, और ईज़ ऑफ यूज़ होती है, यानी इसका यूज़ हमारे पास बहुत आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीप है, फ्लेक्सिबल है, इसको इंस्टॉल करना आसान है। इसके हायर ग्रेड्स यूटीपी के बहुत सी लैंड्स में आजकल यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेट टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ। हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर हम यूटीपी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूटीपी की एक हमें फाइनल शेप यानी एक्चुअल शेप नज़र आ गई है, देखें, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 ट्विस्ट, यानी टोटल आपके पास 10 केबल्स हैं जिनको ट्विस्ट किया हुआ है। हर एक का अपना डिफरेंट कलर है, कलर को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है, और उनके ऊपर आउटर एक प्लास्टिक का कवर है बस, ठीक है, जैसे कि हमारे घर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर होता है कि एक प्लास्टिक इंसुलेशन होती है बाहर ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की, और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल केबल्स जो हैं कॉपर कंडक्टर्स वाली, वो प्लास्टिक इंसुलेशन, कलर प्लास्टिक इंसुलेशन के साथ आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं। ये हमारे पास एक शक्ल है अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल की। इसको हम अनशील्डेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जो एक आउटर कवर है वो बिल्कुल मामूली सा एक प्लास्टिक का कवर है, जिस पे ज़रा सा भी डैमेज आ जाए तो आपके पास वायर, वहाँ से वायर के उसके अंदर जो केबल्स हैं, वायर्स हैं, वो भी डैमेज हो जाती हैं, यानी कॉपर की वायर्स जो हैं कलर्ड इंसुलेशन वाली, वो भी आपके पास डैमेज हो जाती हैं क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत मामूली सा प्लास्टिक का कवर होता है। बहरहाल ये अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल को बहुत से लैंड्स में, बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ में, बहुत सी टोपोलॉजीज़ में यूज़ किया जा रहा है। ठीक हो गया, अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल कैसी है और उसका क्या यूज़ है, हमने ये देख लिया। साथ ही साथ पेयर जो है ट्विस्टेड पेयर केबल में ट्विस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने उसके बारे में बात की। अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज में अवेलेबल है, कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक, और हर एक का डिफरेंट यूज़ है और हर एक की डिफरेंट स्पीड है। अगर हम कैटेगरी 1 को देखते हैं तो ये टेलीफोन सिस्टम में यूज़ होती है। सबसे कॉमन, सबसे पुरानी वायर केबल आप अगर कहें, वो जो ब्लैक कलर की होती थी, ये वो केबल है, और ये वॉइस सिग्नल के लिए बेस्ट है, लेकिन बाकी डाटा के लिए, लो स्पीड डाटा कम्युनिकेशन के लिए इनएडिक्वेट है। नेक्स्ट जो आपके पास कैटेगरी टू जो है वो हायर ग्रेड है, ये वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन के लिए भी सूटेबल है, लेकिन डाटा की ट्रांसमिशन ये 4 MBPS तक कर सकती है। कैटेगरी 3 जो है वो उसके अंदर आपके पास उसकी कंपोजिशन इस तरह से होती है कि हर 1 फुट के फासले पे कम से कम 3 ट्विस्ट होते हैं, और ये 10 MBPS तक का डाटा लेके जा सकती है, यानी वॉइस के अलावा जो हम डाटा की बात कर रहे हैं लेके जा सकती है। और ये एक स्टैंडर्ड केबल है, ज़्यादातर हमारे पास टेलीफोन लाइंस में अब कैटेगरी 1 और 2 की बजाय कैटेगरी 3 यूज़ हो रही है। कैटेगरी 4 जो है इसका भी ऐसे ही है कि हर फुट पे इसके 3 ट्विस्ट होने चाहिए, और इसका डाटा रेट कैटेगरी 3 से भी ज़्यादा यानी 16 MBPS है। और कैटेगरी 5 का बेसिक मकसद ही डाटा ट्रांसमिशन है, इसका मकसद वॉइस कम्युनिकेशन नहीं है, और ये 100 MBPS तक जाती है। और ये केबल, इस केबल हम इंटरनेट केबल के तौर पर भी यूज़ करते रहे हैं अपने टेलीफोन सिस्टम्स के साथ, और यूज़ कर भी रहे हैं। ट्विस्ट पे अनशील्डेड ट्विस्ट पे केबल के अलावा ट्विस्ट पे केबल हमारे पास अच्छा, उसको देखते हैं। उससे पहले यूटीपी के कनेक्टर्स रह गए हैं। यूटीपी के कनेक्टर्स यानी अगर आप अनशील्डेड ट्विस्ट पे केबल यूज़ करते हैं तो उसके कनेक्टर्स, यानी उसको आपने किसी अपने नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन कौन से कनेक्टर्स हैं। बेसिकली सबसे कॉमन कनेक्टर जो आपके पास वो RJ45 कनेक्टर है, जिसके
अंदर 8 कंडक्टर्स होते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ होने वाला जो आपके पास कनेक्टर है वो RJ45 कनेक्टर है। इसके अंदर 8 कंडक्टर होते हैं और हर वन ऑफ ईच वायर ऑफ 4 ट्विस्टेड पेयर्स। लाइक अगर आपके पास 4 केबल्स को ट्विस्ट किया हुआ है तो उन 4 केबल्स के लिए 8 कंडक्टर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, यूटीपी कनेक्टर्स के बारे में और जानते हैं। यूटीपी मोस्टली जो है नेटवर्क डिवाइसेस के साथ स्नैप इन या फिर प्लग इन की तरह जो है ना टेलीफोन जैक्स में कनेक्ट होती है। यानी प्लग इन की तरह, बिल्कुल जिस तरह आप एक स्विच किसी सॉकेट के अंदर लगाते हैं, बिल्कुल यूटीपी कनेक्टर्स वैसे ही हैं। कनेक्टर्स आपके पास 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। जैसे भी आप कनेक्टर्स की बात करें, यूटीपी कनेक्टर्स या कोई भी और कनेक्टर्स की आप बात करें, आपके पास 2 तरह के कनेक्टर्स हो सकते हैं। एक प्लग होता है और एक रिसेप्टिकल होता है। जिस कनेक्टर को आप प्लग इन करते हैं वो मेल या प्लग होता है, और जिसके अंदर आप वो होल जो होता है, वो जो सॉकेट है जिसके अंदर आप प्लग इन करते हैं, उसे हम फीमेल कनेक्टर कहते हैं या फिर रिसेप्टर भी बोलते हैं, रिसेप्टर या रिसेप्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास कनेक्टर हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक जो कि किसी होल के अंदर जाता है वो मेल कनेक्टर होता है, और दूसरा जो होल होता है जो कि किसी कनेक्टर को रिसीव करता है, उसे हम फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। मेल कनेक्टर स्नैप इनटू फीमेल कनेक्टर एंड हैव रिप्रेसेबल टैब की दैट लॉक्स देम इन प्लेस। बिल्कुल आपके घर में टेलीफोन के साथ कनेक्ट होने वाला जो कनेक्टर है, या आपके इंटरनेट मॉडेम के साथ जो इंटरनेट वायर को केबल को कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टर है, उसी कनेक्टर की हम बात कर रहे हैं। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अगर आप उस इंटरनेट की केबल को देखें तो उसके अंदर जो आपके पास कनेक्टर के ऊपर आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही होती हैं, कुछ इस तरह से। और उन लाइंस के साथ बेसिकली उसमें हर वायर जो है केबल की, वो अटैच होती है एक कंडक्टर या एक पिन के साथ। ये जो लाइंस हैं, ये पिन्स हैं कनेक्टर की, हर एक पिन के साथ एक केबल कनेक्टेड होती है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला जो कनेक्टर है वो उसका नाम RJ45 है, जिसके अंदर टोटल 8 ये पिन्स हैं, और इन 8 पिन्स के साथ 4 पेयर में से हर एक वायर इसके साथ कनेक्टेड होती है। सो ये बिल्कुल वही कनेक्टर है जो आप टेलीफोन के साथ या मॉडेम के साथ देखते हैं। उसमें से जहाँ पे हम जिसके अंदर इंसर्ट करते हैं वो फीमेल कनेक्टर होगा, और जिसको इंसर्ट करते हैं वो आपके पास मेल कनेक्टर होता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं शील्डेड ट्विस्ट पे केबल। अनशील्डेड ट्विस्ट पे केबल क्या थी, हमने देखा उसका किस तरह से वो उसकी कौन सी कैटेगरीज और उसकी क्या कनेक्टर्स हैं, हमने उसके बारे में जाना। साथ साथ हमने ये जाना कि केबल्स को हम ट्विस्ट क्यों करते हैं। अब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अलावा हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल भी मौजूद है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल हमें क्यों बनानी पड़ी? बेसिकली आपके पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर हम बात करें तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टिक का कवर था। ठीक है, ये वाला आउटर एक कवर था, दरमियान में उसके पास ये बाकी सारी की सारी जो है ना कंपोजिशन नहीं थी। कहने का मतलब है उसके पास कॉपर कंडक्टर थे, उसके ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन थी, लेकिन ये मेटल शील्ड नहीं थी, बल्कि एक आउटर बस प्लास्टिक कवर था। ठीक है, और ये प्लास्टिक कवर जो है आपके पास इनसाइड वाली केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए इनफ नहीं था। लाइक अगर कहीं पे भी ज़रा सा भी डैमेज या वेट आता था तो आपके पास इनसाइड वाली केबल्स इफेक्ट हो सकती थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने शील्डेड ट्विस्ट पे केबल्स बनाई, जिसके अंदर प्लास्टिक कवर के साथ साथ इनसाइड एक मेटल शील्ड भी यूज़ होती है, जो कि आपकी इनसाइड केबल्स को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा हेल्प करती है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की कंपोजिशन की बात करते हैं, और ये किस तरह से अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से बेटर काम करती है, उसकी थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वैसे तो हमें आइडिया हो गया इसकी कवरिंग का भी और इसके काम का भी हमें आइडिया हो गया। बेसिकली शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में आपके पास एक मेटल फॉयल या फिर ब्रेडेड मैश होता है, जो कि इनसाइड आपके पास जो इंसुलेटेड कंडक्टर्स हैं उन्हें कवर किए हुए होता है। यानी एक समझ लें एक आपके पास एक जाली की तरह का, एक मैश की तरह का आपके पास केबल के अंदर एक और कवर होता है, उसके ऊपर आपकी केबल के ऊपर एक और कवर होता है। अगर आप जो है टीवी केबल नेटवर्क की जो केबल है उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर भी आपको ये मैश नज़र आता है, लेकिन वो ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं है, वो आपके पास कोएक्सियल केबल है। बहरहाल वही वाला मैश इस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। और जो मेटल केसिंग है, इसकी जो मेटल शील्ड है, मेटल केसिंग है, वो आपके पास ईएम नॉइस को पेनिट्रेट करने में मदद करती है। ना सिर्फ डैमेज से बचाती है इन
साइड वाले केबल्स को, बल्कि जो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, नॉइस वाले सिग्नल्स हैं, उन्हें इफेक्ट होने, उनको हमारी केबल के अंदर मौजूद डाटा पे इफेक्ट होने से भी बचाती है। जबकि शील्डेड ट्विस्ट पे केबल के अंदर ये प्लास्टिक इंसुलेशन ना तो डैमेज से बचा सकती थी और ना ही नॉइस सिग्नल को अंदर आने से बचा सकती थी। ये और बहुत से फिनोमेना जैसे हमारे पास सिग्नल के साथ जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन में, जैसे कि क्रॉस टॉक, जो कि होता ये है कि आपके पास आपके ओरिजिनल सिग्नल के साथ कोई अनडिज़ायर्ड सिग्नल आके अटैच हो जाता है किसी दूसरे चैनल या किसी दूसरे सिग्नल का। लाइक दो वायर साथ साथ जा रही हैं, दो ट्विस्टेड पे शील्डेड ट्विस्ट पे केबल या अनशील्डेड ट्विस्ट पे केबल, दो साथ साथ केबल जा रही हैं, दोनों के अंदर डाटा है, दोनों पास पास हैं, तो अब दोनों के अंदर मौजूद डाटा है, ये नहीं है कि नॉइस है। पहले तो हमने मोटर की बात की थी, इलेक्ट्रिक मोटर जिसका सिग्नल था ही नॉइस, लेकिन अब यहाँ पे दो वायर्स जा रही हैं, लाइक मेरी केबल गुजरी है, मेरे फ्रेंड की केबल है, दोनों के अंदर डाटा मौजूद है, और अगर उन दोनों का डाटा एक दूसरे को इफेक्ट है तो वो क्रॉस टॉक कहलाता है। बहरहाल वो भी हमारे सिग्नल को इफेक्ट करेगा, उसको भी एलिमिनेट कर सकता है। ये इट अकर्स व्हेन वन लाइन पिक्स अप सम ऑफ द सिग्नल ट्रेवलिंग डाउन अनदर लाइन। ठीक है, ये क्रॉस टॉक को एक्सप्लेन करें। ये इफेक्ट दिस इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग टेलीफोन कन्वर्सेशन। जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हुए हमारे पास एक लाइन के अंदर, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर किसी दूसरे की लाइन मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं ना लाइन मिल जाना, और किसी और की आवाज़ आने लग जाना, वो बिल्कुल ये क्रॉस टॉक ही है, जिसमें हमारी लाइन के ऊपर किसी दूसरे का डाटा आके इफेक्ट करने लग जाता है और हमारा डाटा किसी दूसरे के ऊपर चला जाता है। तो आपके पास शील्डेड ट्विस्ट पे केबल क्रॉस टॉक और नॉइस जैसे इफेक्ट को बचा सकती है, इसके साथ साथ डैमेज को बचा सकती है। और इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसकी बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी है जैसे कि यूडीपी की है, बस इसके अंदर फ़र्क क्या है कि इसके अंदर शील्ड एक्स्ट्रा, और ये शील्ड जो है वो ग्राउंड की हुई होती है। हमने ग्राउंड करने का क्या मतलब है? ग्राउंड करने से मतलब ये है कि इसके सिग्नल जब इसके अंदर से मूव करते हैं तो वो सिग्नल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद अगर वो रिसीव हो गए हैं तो रिमेनिंग सिग्नल जो है वो ग्राउंड हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे मूव नहीं करते, आगे मूव नहीं करते, वेस्ट नहीं होते हैं हमारे पास, बल्कि हम उनको प्रॉपरली ग्राउंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और एसटीपी आपके पास ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके ऊपर नॉइस और दूसरे प्रॉब्लम्स का, दूसरे क्रॉस टॉक जैसे इश्यूज़ का इफेक्ट कम है। बाकी डिफरेंस सिर्फ इतना है, सारी इसका स्टैंडर्ड, इसकी कैटेगरीज, इसकी वर्किंग सब कुछ सेम है, सिवाय इसके कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर है जो कि इसे जो है डैमेज के इफेक्ट से, प्लस इसको डिफरेंट तरह की नॉइस और क्रॉस टॉक जैसे इफेक्ट से ये बचा सकता है। शील्ड ट्विस्ट केबल जिसकी वजह से इसकी शील्ड की वजह से हमें एक ज़्यादा एक्सपेंसिव केबल मिलती है। देखते हाँ जी, शील्डेड ट्विस्ट पे केबल के बारे में इतना ही था। बाकी उसकी कैटेगरीज भी वही हैं जो कि आपके पास अनशील्डेड ट्विस्ट पे केबल की हैं, और उसकी कनेक्टर्स भी बिल्कुल वही हैं जो कि अनशील्डेड के हैं, बस डिफरेंस क्या था उनके जो है एक्स्ट्रा कवरिंग का। नेक्स्ट आपके पास जो केबल है ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो यूज़ किया जा सकता है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपके पास कैसी केबल होती है? कोएक्सियल केबल की अगर हम कंपोजिशन देखें तो कुछ इस तरह की कंपोजिशन है आपके पास। सबसे दरमियान में आपके पास एक इनर कंडक्टर है जो कि आपके पास कॉपर का कंडक्टर हो सकता है, उसके बाहर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर बिल्कुल एक फोम की तरह का इंसुलेटर है, वाइट कलर का इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर शीट है, इंसुलेटिंग शीट है, उसके ऊपर आपके पास एक ब्रेडेड मैश सा, एक आपके पास शील्ड मैश सी नज़र आ रही है, एक जाली जैसा आपके पास मैश सा नज़र आ रहा है, और उसके बाहर फिर से आपके पास वही वाइट वाला इंसुलेटर है, और सबसे बाहर आपके पास एक प्लास्टिक कवर है। इस केबल को आपने समझना है तो आप आपके घर में जो केबल कनेक्शन है उसके लिए जो केबल आपके टीवी सेट्स के साथ कनेक्ट हुई हुई है आप उसको खोल के देख लें, उसकी कंपोजिशन बिल्कुल कोएक्सियल केबल वाली है। दरमियान में आपको एक हार्ड सी स्ट्रेट वायर नज़र आती है जिसे आप कॉपर कंडक्टर बोल सकते हैं, कॉपर की केबल बोल सकते हैं। ये वो केबल है जिसके अंदर एक्चुअली डाटा मूव करता है। इसके ऊपर हमने बहुत सी कवरिंग की हुई है, जैसे कि हमने इसके ऊपर इंसुलेटर्स लगाए हैं। मैं ये बिल्कुल आपको फोम जैसे वाइट कलर के इंसुलेटर्स नज़र आते हैं, साथ ही साथ इन इंसुलेटर्स के दरमियान में आपको एक मैश सा नज़र आता है जो कि मोस्टली सिल्वर कलर का या फिर कुछ में कॉपर कलर का भी होता है, और बाहर आपके पास ब्लैक कलर की एक इंसुलेशन प्लास्टिक इंसुलेशन लगी हुई होती है। बिल्कुल केबल टीवी वाली केबल की ही कंपोजिशन इसकी कंपोजिशन है कोएक्सियल केबल की। अब कोएक्सियल केबल कैसी है जी? कोएक्सियल केबल में वो कह रहे हैं कि दो वायर्स होने की बजाय और उनको दो वायर्स और उनको ट्विस्ट करने की बजाय बल्कि एक सेंट्रल केबल इसके अंदर से मूव करती है जो कि सॉलिड होती है, कॉपर की होती है, और इसको हम इंसुलेटिंग शीट से कवर करते हैं। देन फर्दर इसकी रैपिंग किस किस तरह से की गई है वो इन्होंने
बताई हुई है। बेसिकली यहाँ पे पूरा सर्किट कंप्लीट किया गया है। ये देखें जी, ये कंडक्टर, इंसुलेटर, देन कंडक्टर, देन इंसुलेटर, और बाद में एक प्लास्टिक कवर, यानी पूरा एक सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। अगर हम कोएक्सियल केबल के बात करें कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कोएक्सियल केबल पे मूव करने वाले जो सिग्नल हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं, तो वो आपके पास 100 किलो हर्ट्स से लेके 500 मेगा हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल जो है वो कोएक्सियल केबल के ऊपर मूव कर सकता है। और इसके बारे में जानते हैं करें तो इसकी कैटेगरीज रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग के अकॉर्डिंग इसकी जो है कुछ कैटेगरीज इसकी बनाई गई हैं, इसके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। डिज़ाइन एंड कैटेगराइज, इसको कैटेगराइज किया गया है, इसके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इसको डिज़ाइन की बेस पे। आरजी जो है, आरजी रेटिंग क्या करता है, फिज़िकल denotes a unique set of physical specifications including the wire gauge of inner conductor, thickness and type of inner insulator, conductor construction of the shield, size and type of outer casing। यानी कि आरजी जो है रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग ने किन एस्पेक्ट्स की बेस पे इनको एक्सेल केबल्स की डिवीजन की है, इन्हें कैटेगराइज किया है, उन्होंने ये देखा है कि इनर कंडक्टर कितना मोटा है, जो आपके पास थिकनेस क्या है इंसुलेटर की, इनर इंसुलेटर की, और शील्ड जो है वो किस तरह से बनी हुई है, और आउटर केसिंग जो है वो उसका साइज एंड टाइप क्या है। इन एस्पेक्ट्स की बेस पे कोएक्सियल केबल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें RJ 8, 9, 11, 58 एंड 59 इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। RJ 8 थिक ईथरनेट में यूज़ होता है, 9 भी थिक ईथरनेट में यूज़ होता है, 11 जो है वो भी थिक ईथरनेट में, 58 थिन ईथरनेट में, और 59 वो केबल है जो हमारे घरों में केबल टीवी के लिए यूज़ हो रही होती है। ठीक है जी। कोएक्सियल केबल के अगर हम कनेक्टर्स की बात करें तो जिस तरह आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर कनेक्टर RJ45 था, यहाँ पे जो कनेक्टर है उसे हम बैरल कनेक्टर कहते हैं। सबसे इसका कॉमन कनेक्टर जो है वो बैरल कनेक्टर है, क्योंकि इसकी शेप जो है वो बैरल कनेक्टर जैसी होती है। और सबसे इसका जो कॉमन कनेक्टर है बैरल कनेक्टर, उसका नाम है BNC बायोनेट नेटवर्क कनेक्टर। ठीक है, बैरल कहते हैं सुराही को जिसका ऊपर वाला हिस्सा तंग होता है और नीचे से वो जो है मोटा होता है, तो बिल्कुल ये बैरल कनेक्टर भी ऐसा ही होता है। BNC कनेक्टर पुश होता है किसी भी फीमेल कनेक्टर में और लॉक हो जाता है इन टू प्लेस विद हाफ टर्न। विद हाफ टर्न मीन्स उसको एक टर्न दे के तो लॉक करते हैं तो वो अपनी जगह पे फिट हो जाता है। ये अदर टाइप बैरल कनेक्टर्स की क्या है, स्क्रू कनेक्टर्स ईदर स्क्रू टुगेदर and so require more effort to install or push on without locking which is less secure। ठीक है, तो कुछ के अंदर सिर्फ हमें इंसर्ट करना होता है, पुश करना होता है, कनेक्ट हो जाते हैं। और कुछ जो आपके पास BNC कनेक्टर बैरल कनेक्टर्स इस तरह के हैं। BNC कनेक्टर तो पुश होता है ना बैरल कनेक्टर्स में से, BNC जो वो तो स्पेसिफिकली पुश होता है। अदर बैरल कनेक्टर्स जो हैं वो आपके पास कुछ स्क्रू यानी कुछ उसको टाइट करके स्क्रू करके इंसर्ट करने वाले कनेक्टर्स होते हैं। कोएक्सियल केबल जो हैं वो आर फेमिलियर इन केबल टीवी एंड VCR। और इसकी सबसे 2 अदर कॉमनली यूज्ड कनेक्टर्स जो आपके पास होते हैं, एक तो आपके पास BNC कनेक्टर है, और जो 2 यूज़ होने वाले कनेक्टर्स हैं उनमें T कनेक्टर और टर्मिनेटर है। T कनेक्टर बिल्कुल वो कनेक्टर जो आप दैट अलाउज अ सेकेंडरी केबल और केबल टू ब्रांच ऑफ फ्रॉम अ मेन लाइन। बिल्कुल इसको अगर आप याद करें। अच्छा, ये जो BNC कनेक्टर है ना, बिल्कुल ये वो वाला कनेक्टर है जिसकी जो आप केबल टीवी वाली जो केबल होती है वो आप जो पीछे अपने टीवी के अंदर जो स्क्रू करते हैं ना, ये वो वाली टाइप यहाँ पे बैरल कनेक्टर की बताई हुई है। कुछ ऐसे जिसे आप पुश करके लगा सकते हैं, वो सिर्फ आपके पास वो आपके पास BNC कनेक्टर पुश वाला है। कुछ ऐसे जिसको आपको उसको स्क्रू करना पड़ता है फिट करने के लिए। ठीक है, और दूसरे कनेक्टर्स हो सकते हैं वो T कनेक्टर और टर्मिनेटर है। T कनेक्टर आपके पास बेसिकली आपने जब अपने केबल नेटवर्क को डिवाइड करना होता है, जैसे आपने घर के अंदर एक केबल कनेक्शन लगवाया और आप उसको 3 टीवी सेट के साथ आप उसको अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक T कनेक्टर यूज़ करते हैं जिसके 3 एंड्स होते हैं। उन तीनों एंड्स में से एक एंड के साथ केबल लगा के और बाकी 2 एंड्स के साथ भी केबल लगा के तीनों डिवाइसेस के साथ लगा के उस जो केबल है मेन लाइन है उसको ब्रांच ऑफ किया जाता है, यानी उसकी कैपेसिटी को शेयर किया जाता है अमंग मल्टीपल यूज़र्स। टर्मिनेटर ऐसे आपके पास कनेक्टर्स हैं जो कि ज़्यादातर बास टोपोलॉजीज़ के अंदर यूज़ होते हैं, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर मेन केबल के एंड्स पे ये कनेक्टर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जिनका मकसद
ये होता है बट डज नॉट itself terminate in a device, acts as a backbone with branches to several devices but does not itself terminate in a device। यानी ये टर्मिनेटर ऐसे कनेक्टर हैं जो कि हम डिवाइसेस के अंदर, जो कि हम बस टोपोलॉजी के अंदर एक केबल के एंड्स पे लगा देते हैं। इसके अंदर आपके पास एक केबल को सॉरी टर्मिनेटर, दोबारा इसको देखते हैं। टर्मिनेटर ऐसे कनेक्टर हैं जिनके थ्रू आप मल्टीपल जो है डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट करके, एक बस टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट करके उनके अंदर से जब डाटा मूव कराते हैं तो एंड्स पे जहाँ पे जाके वो डाटा की मूवमेंट स्टॉप होती है, वो आपके पास दोनों एंड्स जो हैं केबल के वो टर्मिनेटर वाले कनेक्टर होते हैं। सो कोएक्सियल केबल क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कैटेगरीज क्या है और उसके कनेक्टर्स क्या है, हमने ये जाना। देन हमारे पास एक और केबल की टाइप है जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर नाम से पता चल रहा है आपके पास एक फाइबर केबल है, लेकिन वो किस रूल पे काम कर रही है, वो ऑप्टिकल के यानी लाइट के रूल पे काम कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर बनी किससे होती है? ऑप्टिकल अगेन ऑप्टिकल फील्ड से वर्ड लिया गया है, जिससे हम कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली आपके पास ग्लास या फिर प्लास्टिक की बनी हुई केबल है और ये सिग्नल को हमेशा लाइट की फॉर्म में मूव कराती है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लाइट आपके पास लाइट सिग्नल सबसे फास्ट सिग्नल है और इसकी स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको 3 इंटू 10 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैक्यूम के अंदर ये मूव करती है और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, अभी तक का सबसे फास्ट सिग्नल जो है वो यूज़ में जो है हमारे वो लाइट सिग्नल है। उससे आगे आपके पास इंफ्रारेड लाइट और जो एक्स रेज और गैमा रेज हैं, लेकिन वो हायर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज़ ट्रैवलिंग, द हायर द डेंसिटी द स्लो स्पीड। अब कितनी स्पीड से ये मूव कर सकता है? वैसे तो लाइट की स्पीड आपके पास 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन आपका जिस तरह के मीडियम में से आपका ये सिग्नल मूव कर रहा है, लाइक एयर से या स्पेस से या वाटर से या जहाँ से भी सिग्नल मूव कर रहा है, उसकी डेंसिटी जितनी कम या ज़्यादा होगी उतनी ही स्पीड से ये सिग्नल मूव करेगा। यानी अगर आपके पास जितनी ही डेंसिटी बढ़ती जाएगी उतनी रेजिस्टेंस फील होगी लाइट सिग्नल को और उतनी स्पीड स्लो होगी। अच्छा, बिफोर दैट हम ऑप्टिकल फाइबर को समझें। ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से काम करती है और उसके अंदर सिग्नल कैसे मूव करते हैं। हमें कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड, लाइट सिग्नल से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें रिकॉल करनी है। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपके पास लाइट सिग्नल्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाता है जब तक कि वो एक ही सिंगल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर या एक ही डेंसिटी में मूव कर रहा है। जैसे ही आपके पास उसको किसी दूसरे सब्सटेंस में वो एंटर होता है लाइट सिग्नल, लाइक आपके पास सिग्नल पहले एयर में मूव कर रहा था, एयर से वो वाटर में जाता है, या वाटर में मूव कर रहा था और वाटर से एयर में आता है। एयर इज़ लेस डेंस एंड वाटर इज़ मोर डेंस। यानी जब भी लाइट सिग्नल को डेंसिटी डिफरेंस मिलता है तो वो अपने स्ट्रेट लाइन से रिफ्रैक्ट कर जाता है और इसे हम इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बिल्कुल इस तरह से कि अगर आप एक पानी का ग्लास भर के लें और उसके अंदर आप एक पेंसिल को पुट करें तो वो पेंसिल आपको बेंड हुई हुई नज़र आएगी। जब आप उसको बाहर से लाइट सिग्नल के थ्रू देखेंगे तो आपको वो पेंसिल सीधी नहीं बल्कि बेंड नज़र आएगी। इसका रीज़न यही है कि आपने उस पेंसिल को हवा से, लेस डेंसर मीडियम से, पानी यानी हाई डेंसर मीडियम के अंदर जब एंटर किया और आपने उसको लाइट सिग्नल की हेल्प से देखा, यानी लाइट की मदद से आपने उसे देखा, तो वो क्या हुआ, आपने वो स्ट्रेट डायरेक्शन से बेंड हुई हुई नज़र आई। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब आपके पास लाइट सिग्नल को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है तो वो अपनी जो डायरेक्शन चेंज करता है उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन की डायरेक्शन क्या हो सकती है? रिफ्रैक्शन की डायरेक्शन आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस आपको बताई हुई हैं। जो इंसिडेंट सिग्नल होता है जो कि फॉल कर रहा होता है, जो कि मूव कर रहा होता है, उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जब वो रिफ्रैक्ट हो जाता है तो हम उसके एंगल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास यहाँ पे आप लेस डेंस मीडियम से, अगर आपके पास एक हाई डेंस मीडियम के अंदर लाइट सिग्नल मूव कर रहा है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर लेस डेंस से हाई डेंस में जा रहा है तो आपके पास तब भी वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। यानी दोनों केसेस में वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा और जैसे जैसे वो लेस डेंस से हाई डेंस में जाता है, यानी अपनी वो दूसरे मटेरियल के अंदर मूव करता जाता है, वैसे वैसे सिग्नल का एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होता जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेस सो डज द
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. द एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड लाइन लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, इसको भी हम आगे कंप्लीट करते हैं. देखें जी, सबसे पहले एक हायर एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ हमने लाइट सिग्नल को बीम को फॉल किया. जैसे जैसे वो दूसरे सिग्नल के अंदर मूव करती जाती है, दूसरे मीडियम के अंदर मूव करती जाती है, रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो बड़ा होता जाएगा. ठीक है, और कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि रिफ्रैक्शन का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल आ जाएगा, उसके एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा. और जब पैरेलल आ जाएगा तब हम उसे तब जी वो आपके पास व्हेन सिग्नल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन तब हम उसे रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि ये देखें आपके पास सबसे पहले हमने सिग्नल को इंसिडेंट किया. इंसिडेंट करने के बाद जब वो लेस डेंस से हाई डेंस में गया, उसने अपना जो है ना रिफ्रैक्शन की, और वो अपनी जो है ना उसने बेंड हो गया, यानी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. फिर जैसे जैसे वो आगे मूव करता जा रहा है, वो बेंड होता 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 कहाँ पे आता जाता है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बराबर आता जाता है. और जहाँ पे आपके पास ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड बीम का एंगल है, वो जहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो जाता है, तो वहाँ पे आपके पास वो एंगल क्या कहलाता है, वो रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है. या वहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल सबसे बड़ा होता है, यानी वहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्शन पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी. लेकिन जब वो रिफ्रैक्टेड सिग्नल वहाँ से भी बढ़ जाता है, यानी उससे भी ज़्यादा आपके पास बीम, लाइट बीम जो है बेंड हो जाती है, तो फिर आपके पास वही सिग्नल, वही बीम, वही लाइट बीम अपने ही मीडियम में यानी लेस आंसर में वापस आने लग जाती है. और वहाँ उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. जहाँ पर आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के इक्वल हो जाता है, तो जो एंगल बनता है उसे हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं. लेकिन जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से भी ज़्यादा आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है, तो आपके पास बीम वापस अपने मीडियम में वापस आने लग जाती है, तो उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. मींस सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक करके मीडियम में वापस आ जाता है. ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाए जहाँ पे, वहाँ पे आप क्या कहते हैं, उस एंगल को आप क्या कहते हैं, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. लेकिन क्रिटिकल एंगल से भी जब आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है, तो फिर वो रिफ्रैक्शन नहीं रहता बल्कि वो रिफ्लेक्शन बन जाता है. सो हमने याद किया, हमने सबसे पहले देखा ऑप्टिकल फाइबर ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, और इसमें बहुत हाई स्पीड में सिग्नल मूव करता है. ठीक है, और ये हाई स्पीड वाला सिग्नल क्यों हाई स्पीड से, और ये सिग्नल हाई स्पीड से क्यों मूव करता है, क्योंकि ये लाइट सिग्नल, और लाइट सिग्नल सबसे स्पीड से मूव करने वाला सिग्नल है. तो लाइट के थ्रू अपने डाटा को सेंड करने से पहले हमें लाइट के कुछ क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स को भी कॉल करना था, जिसमें हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है और क्रिटिकल एंगल कब बनता है. ठीक है जी, अब बेसिकली हमने जो बनाया हुआ है ना ऑप्टिकल फाइबर को, हमने उसको कंपोज ही इस तरह से किया है कि हम रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए उसके अंदर लाइट सिग्नल को गाइड करते हैं चैनल पे, यानी उसको मूव कराते हैं चैनल पे, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना का यूज़ करते हैं. अब हमने रिफ्लेक्शन कैसे करवानी है, बेसिकली हमने ऑप्टिकल फाइबर को बनाया ही ऐसे है कि उसके अंदर आपके पास दो डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, एक लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी. ठीक है, ग्लास और प्लास्टिक कोर सराउंड होती है क्लैडिंग के साथ, जो कि लेस डेंस ऑफ ग्लास या प्लास्टिक होते हैं. दोनों ग्लास और प्लास्टिक ही हैं. इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर. एक पोर्शन को हम कोर कहते हैं जो इनर पोर्शन होता है, और आउट जो उसकी कवरिंग होती है उसे हम क्लैडिंग बोलते हैं. दोनों ग्लास या प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन कोर की हम डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं और क्लैडिंग की हम डेंसिटी कम रखते हैं. इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि आपके पास सिग्नल जो है एक जो है मीडियम के एक चैनल के अंदर, मीडियम के अंदर ही मूव करता रहता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही मूव करता रहता है, उसे बाहर नहीं निकलता. क्योंकि इस डेंसिटी डिफरेंस, अच्छा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि बाहर नहीं निकलता, बल्कि ये डेंसिटी डिफरेंस उसे मूव कराने के लिए भी ज़रूरी है कि जब तक वो एक लो डेंस से हाई डेंस में नहीं जाएगा, उसे कोई बाउंस नहीं मिलेगा, उसे कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, तब तक उसे अपना आगे मूवमेंट का पाथ नहीं मिलेगा. सो बेसिकली डिफरेंस टू डेंसिटी का कोर एंड क्लैडिंग का है, वो बीम को मूव कराता है कोर के थ्रू, जिसमें वो रिफ्लेक्ट ऑफ होती है क्लैडिंग से, वापस आती है कोर के अंदर. इंफॉर्मेशन को हम
बीम ऑफ लाइट की सीरीज़ में, यानी ऑन ऑफ की फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में लाइट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं अपने सिग्नल को। यानी आपके पास पहले ही 1 0 की फॉर्म में, अब आपने उसी 1 0 को ऑन ऑफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उस सिग्नल को, उस लाइट सिग्नल को पुट कर देना है ऑप्टिकल फाइबर की कोर के ऊपर, और उस कोर के अंदर से और क्लैडिंग की डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से वो आपका सिग्नल मूव करेगा। कैसे मूव करेगा इसे हम देखते हैं। जी, ये है प्रोपगेशन मोड्स आपके पास। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दो मोड्स हैं प्रोपगेशन के। लाइट यानी दो तरीक़ों से मूव कर सकती है, एक मल्टी मोड है और सिंगल मोड है। मल्टी मोड के अंदर आपके पास मल्टीपल मोड्स हैं लाइट सिग्नल के प्रोपगेशन के, मूव करने के। और सिंगल मोड के अंदर एक ही स्ट्रेट रास्ता है जहाँ से आपके पास सिग्नल पॉइंटेड वे में एक लाइट बीम मूव करती है। दोनों मॉडल्स के अंदर आपके पास फाइबर जो आप बनाते हैं वो डिफरेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के होता है। हम जो है मल्टी मोड की पहले बात करते हैं। मल्टी मोड फाइबर भी आपके पास स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है और ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है। स्टेप इंडेक्स क्या है और ग्रेडेड इंडेक्स क्या है उसे देखते हैं। फाइबर है मल्टी मोड फाइबर बेसिकली ऐसा फाइबर है जिसके अंदर आपके पास कोई एक बीम नहीं बल्कि मल्टीपल बीम्स फ्रॉम अ लाइट सोर्स मूव करती हैं थ्रू द कोर इन डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, याद रखना है हमने, मल्टी मोड फाइबर ऐसा फाइबर है जिसके अंदर मल्टीपल बीम्स ऑफ लाइट मूव कर रही होती हैं, जबकि सिंगल मोड के अंदर एक सिंगल लाइट ऑफ बीम मूव कर रही होगी। अब मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है और ग्रेड इंडेक्स भी। अगर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ कोर है, इन साइड जो आपके पास कोर है जिसमें से सिग्नल मूव करना है, उसकी डेंसिटी को कांस्टेंट रखा जाता है सेंटर से लेके एजेस तक, यानी शुरू से लेके एंड तक इसकी एक ही डेंसिटी है। ज़्यादा है इससे, क्लैडिंग से ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी है शुरू से लेके एंड तक एक जैसी है। अच्छा, सेम डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है, इसमें मूवमेंट किस तरह से होती है। मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है कि जब इसके अंदर एक बीम ऑफ लाइट मूव करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में तब तक मूव करती रहती है जब तक वो कोर एंड क्लैडिंग के इंटरफेस में नहीं पहुंच जाती। और अगर उसे कहाँ जो है कोर एंड क्लैडिंग का डेंसिटी डिफरेंस जैसे जैसे मिलता जाता है वैसे वो क्या करती जाती है। अच्छा, इसके अंदर जब हम मल्टीपल लाइट की बीम्स मूव कराते हैं ना, तो कुछ लाइट की बीम स्ट्रेट ही मूव कर जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि कोर एंड क्लैडिंग के डेंसिटी डिफरेंस की वजह से रिफ्लेक्शन प्लेस करती हैं, यानी रिफ्लेक्शन होती हैं उनकी, और वो डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं। ठीक है, some beams that travel in straight line and reach the destination without reflecting. Some strike and reach at the destination. और कुछ ऐसे हैं जो कि जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो उनका एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, बेसिकली कहाँ पे बाहर निकल जाती हैं, वो क्लैडिंग के अंदर गुम हो जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि डेंसिटी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से रिफ्लेक्ट होके वापस उसमें आके डिफरेंट शेप की फॉर्म में डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं। और कुछ बीम्स ऐसी भी होंगी जो कि कोर एंड क्लैडिंग के यहाँ पे जब डेंसिटी डिफरेंस फेस करेंगी तो वो उनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो रिफ्रैक्ट होके इस डेंस वाले कोर से निकल के लो डेंस वाले क्लैडिंग के अंदर जाके गुम हो जाएंगी। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मल्टीपल बीम्स जब लाइट बीम्स पास की जा रही हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के अंदर, स्टेप इंडेक्स जिसके अंदर कोर की डेंसिटी शुरू से लेकर एंड तक सेम है, जब उसके अंदर मल्टीपल मोड स्टेप इंडेक्स के अंदर मल्टीपल लाइट बीम्स मूव कराई जा रही हैं तो कुछ तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं यानी सबसे जल्दी पहुंच रही हैं, कुछ बाउंसेस के साथ पहुंच रही हैं, कुछ ज़्यादा बाउंसेस के साथ पहुंच रही हैं, कुछ कम बाउंसेस के साथ पहुंच रही हैं, और कुछ तो लॉस्ट भी हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके पास डेस्टिनेशन पे लाइट बीम्स जो हैं वो लाइट के सिग्नल्स जो हैं वो एक साथ नहीं पहुंच रहे। जो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे वो सबसे पहले जाएंगे, जिसमें कम बाउंसेस होंगे वो उसके बाद, जिसमें ज़्यादा बाउंसेस होंगे वो उसके बाद मूव करेगा। तो रिसीवर आपके पास सेम टाइम पे सारे डाटा को गेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर की जी, इसके डिसएडवांटेजेस यही हैं आपके पास। डिसएडवांटेजेस ये है कि आपके पास डिफरेंट पाथ लेंथ्स की वजह से डिस्टॉर्टेड सिग्नल रिसीवर को मिलता है। डिस्टॉर्टेड मीन्स टूटा फूटा सिग्नल, आधा उसको सिग्नल मिल रहा है, कुछ बीम्स मिल रही हैं, कुछ जल्दी मिल रही हैं, कुछ देर से मिल रही हैं और कुछ मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बजाय मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ऐसा फाइबर है जिसके अंदर ये जो कोर है इसकी डेंसिटी को
हमने इस तरह से मैनेज किया कि इसकी डेंसिटी स्टार्ट से लेके एंड तक सेम नहीं है, बल्कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर हमने इस कोर की डेंसिटी को ग्रेड किया हुआ है। ग्रेड किस तरह से किया हुआ है? बेसिकली ग्रेड इंडेक्स फाइबर के अंदर हमने स्टार्ट पे हाईएस्ट डेंसिटी, सेंटर में हमने कोर की हाईएस्ट डेंसिटी रखी है, जो कि एंड्स पे कम होती जाती है। यानी बिल्कुल शुरू पे आपके पास कम डेंसिटी है, दरमियान में ज़्यादा है और फिर एंड पे ज़्यादा डेंसिटी होती है। यानी कि ये देखें, इस क्लैडिंग के स्टार्ट पे डेंसिटी कम होगी, दरमियान में ज़्यादा होगी और लास्ट पे डेंसिटी फिर कम होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मल्टीपल बीम्स, जब इसके अंदर से मल्टीपल बीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी इस मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर, तो वो सारी की सारी सेम पाथ को फॉलो करते हुए, सेम पैटर्न को, एक ही रास्ते को फॉलो करते हुए, एक ही शेप बनाती हुई डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी। आप 10 बीम्स भेजें, 20 बीम्स भेजें, सारी एक ही रास्ता फॉलो करते हुए मूव करेंगी, सिवाय उसके कि कुछ बीम्स जो कि बहुत हाई स्पीड के साथ जो इंसिडेंट की जाती हैं, यानी हायर एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो सेंड की जाती हैं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। लेकिन बाकी सारी की सारी बैंड्स जो लेंगी, जो अपना वो एक पाथ बनाएंगी, वो सारी की सारी एक जैसा पाथ बनाएंगी, एक जैसे उसके अंदर क्या कहते हैं जी, कर्व बनेगा, जिसकी वजह से आपके पास सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब डिस्टॉर्टेड सिग्नल नहीं रिसीव होगा रिसीवर को, बल्कि ऐसा सिग्नल रिसीव होगा जिसके अंदर काफ़ी हद तक प्रेसिजन होगी, करेक्ट होगा, क्योंकि बीम्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रिसीवर के पास पहुँचेंगे, क्योंकि सबने एक जैसा ही पाथ फॉलो करना है ड्यू टू द डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द कोर एंड कोर एट डिफरेंट प्लेसेस। अगेन यहाँ पे भी कोर एंड क्लैडिंग का डेंसिटी डिफरेंस अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्लैडिंग कम डेंसिटी और कोर ज़्यादा डेंसिटी, और कोर की भी डेंसिटी को हमने क्या कर दिया है? हमने ग्रेड कर दिया है। यानी कहीं पे उसकी डेंसिटी कम है एंड्स पे, दरमियान में उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपके पास एक जैसी जो कर्व बनता है, रिसीवर के पास एक जैसी कर्व वाला सिग्नल एक टाइम पे पहुंचता है, जिसकी वजह से आपके पास सिग्नल डिस्टॉर्टेड नहीं, बल्कि एक्चुअल सिग्नल, कंप्लीट सिग्नल पहुंचता है, सिग्नल लॉस्ट भी नहीं होता और देर से भी नहीं पहुंचता। ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मल्टी मोड के अलावा सिंगल मोड में भी सिग्नल सकती हैं। सिंगल मोड में जब लाइट बीम्स मूव करती हैं तो वो स्टेप इंडेक्स तो वो जो है एक हाईली फोकस्ड सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू इसके अंदर लाइट बीम फॉल कराई जाती है, स्मॉलर रेंज ऑफ एंगल्स और क्लोज टू द हॉरिजेंटल। यानी इतने वो हाई फोकस्ड सोर्स के थ्रू इतनी स्पीड का सिग्नल इसके अंदर मूव कराया जाता है कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बहुत क्लोज होता है। ठीक है। और वो क्या करता है? वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एक और चीज़ जो आप सिंगल मोड फाइबर को देखें, इसकी केबल कंपोजिशन आपके पास मल्टी मोड फाइबर से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसका कोर एंड क्लैडिंग का ना सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस है, बल्कि इनके डायमीटर का भी डिफरेंस है। ठीक है। मल्टी मोड में आपके पास डायमीटर का डिफरेंस नहीं था, सिर्फ डेंसिटी का डिफरेंस था। डेंसिटी का डिफरेंस यहाँ पे भी है, यानी कोर विद हाई डेंसिटी एंड क्लैडिंग विद लो डेंसिटी। लेकिन डायमीटर के हवाले से आपके पास कोर का डायमीटर बहुत थोड़ा रखा गया है, बहुत नैरो रखा गया है, और क्लैडिंग का डायमीटर ज़्यादा रखा गया है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप एक हाईली फोकस बीम इसके अंदर बहुत फास्ट स्पीड से एक बहुत ही हाईली फोकस्ड सोर्स के थ्रू लाइट बीम पास कराते हैं, तो उसे बहुत एक डायरेक्टेड सा, एक तंग सा रास्ता मिलता है। उसी पाथ को फॉलो करते हुए बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए डेस्टिनेशन पे जितने भी सिग्नल्स आप उसमें मूव कराओगे, सारे के सारे बिल्कुल सेम टाइम पे एक जैसे रिसीवर के पास पहुंचेंगे, और सिग्नल के अंदर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। ठीक है जी। डिस्टॉर्टेड सिग्नल हम आपके पास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर आया था, उसको सॉल्व करने के लिए हमने मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बनाया। लेकिन अगर आपने बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करानी है अपने लाइट बीम्स को, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास करवाना है ऑप्टिकल फाइबर से, तो अब आप ऑप्टिकल फाइबर को सिंगल मोड की फॉर्म में यूज़ करेंगे। की केबल की कंपोजिशन कैसे होती है? इसकी केबल कुछ इस तरह से बनी होती है कि दरमियान में आपके पास फाइबर का कोर और क्लैडिंग होता है। फाइबर का इसके अंदर यही आपके पास कोर और यही क्लैडिंग है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दरमियान वाला, सबसे दरमियान वाला जो ग्रे कलर का है, वो आपके पास कोर है। ठीक है। ये वाइट वाला इसका क्लैडिंग है, उसके ऊपर ये आपके पास बफर है, और ये सबसे बाहर आउटर जैकेट है। ठीक है। अगेन देखें, ये दरमियान में कोर है, हाई डेंसिटी वाला, लो डेंसिटी वाला क्लैडिंग है, उसके बाहर आपके पास एक बफर है, बफर आपके पास एक इंसुलेटर की तरह है, और बाहर आपके पास एक आउटर जैक है।
इसका आउटर एक कवर है। ठीक है जी। ये जो फाइबर है ये कोर एंड क्लैडिंग और ये ग्लास या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। फाइबर कोर सराउंड बाय क्लैडिंग। ओके, ठीक हो गया। फाइनली द कोर इज, ये आपके पास बोथ कोर एंड क्लैडिंग कैन बी मेड ऑफ इधर ग्लास और प्लास्टिक, ये भी मैंने अभी भी आपको बताया, लेकिन मोस्टली लेकिन मस्ट बी विद डिफरेंट डेंसिटीज़। ये जो आपके पास कोर एंड क्लैडिंग है ये फाइबर, लेकिन फाइबर कौन सा आपके पास वो ग्लास या फिर प्लास्टिक का, लेकिन इनका डेंसिटी डिफरेंस बहरहाल ज़रूर मेंटेन किया जाता है। लाइट सोर्सेज जो ऑप्टिकल केबल्स के लिए, यानी हम लाइट सिग्नल को जब हम पास करवाते हैं, थ्रो करवाते हैं इस ऑप्टिकल केबल के अंदर, तो हमारे पास लाइट सिग्नल्स कौन कौन से हैं? हमारे पास लाइट सिग्नल्स यहाँ पे फोटो सेंसिटिव डायोड्स हैं, फोटो सेल्स हैं, जो कि लाइट सिग्नल्स को करंट यूजेबल बाय द कंप्यूटर ऐसे लाइट में सिग्नल कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट को लाइट में ऐसे सिग्नल में, लाइट से ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जो कि कंप्यूटर रिसीव कर सके। और सेंडिंग डिवाइस मस्ट हैव अ लाइट सोर्स एंड, अच्छा एक और चीज़, लाइट सोर्स से अगर हम ऑप्टिकल केबल की बात करते हैं तो हमें दो लाइट सोर्सेज चाहिए। एक लाइट सोर्स जो कि लाइट बीम को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पुट करवाए, और दूसरा लाइट सोर्स ऐसा है जो कि उस लाइट सिग्नल को रिसीव करके कंप्यूटर तक पहुंचाए। अब कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो है करंट है या फिर 0-1 की फॉर्म में सिग्नल है, उससे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पुट कराने के लिए हमारे पास कोई लाइट सोर्स होना चाहिए, जैसे कि एलईडी या फिर लेज़र। और रिसीवर के पास उस लाइट सिग्नल को रिसीव करके करंट वाले सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला कोई सोर्स होना चाहिए। जैसे कि रिसीविंग के लिए उसके पास कौन सा सोर्स हो सकता है? फोटो सेंसिटिव डायोड हो सकता है, फोटो डायोड हो सकता है। लेकिन लाइट सिग्नल को फॉल कराने के लिए कौन सा उसके पास सोर्स हो सकता है? सेंटर के पास, सेंडर को एलईडी या फिर आईएलडी या फिर लेज़र चाहिए, और रिसीवर को लाइट सिग्नल को रिसीव करने के लिए कोई फोटो डायोड सेल चाहिए। एलईडी आपके पास एक चीपर और अनफोकस लाइट सिग्नल थ्रो करने का मेथड है। ठीक है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस तक यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आपने हाईली फोकस नैरो रेंज नैरो लाइट बीम्स को मूव कराना है तो आप लेज़र को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंगल मोड फाइबर की बात करें तो सिंगल मोड फाइबर के अंदर जो लाइट सोर्स यूज़ होगा वो लेज़र होगा। ठीक है, सेंडर साइड पे एलईडी या फिर लेज़र, रिसीवर साइड पे कोई फोटो डायोड। जी, दैट वाज ऑल अबाउट ऑप्टिकल केबल। हमने आज के लेक्चर में गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ा, वायर मीडिया, फिज़िकल मीडिया के बारे में बात की कि आपके पास कौन कौन सा हो सकता है। हमने 3 कैटेगरीज उसकी देखी, जिसमें हमने ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल को देखा। हर एक की हमने केबल की कंपोजिशन, ग्रेडिंग, कैटेगरीज और हमने उसके कनेक्टर्स देखे, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कौन सी केबल कितनी स्पीड वाले सिग्नल को मूव करवा सकती है। जब हमें केबल के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल गया तो हमें साथ साथ ये भी पता चल गया है कि किस नेटवर्क के लिए कौन सी केबल सूटेबल होती है। बहरहाल ये आपके पास तीनों की तीनों गाइडेड मीडियाज़ थे, यानी वायर्ड फिज़िकल मीडियाज़ थे। ऐसी वायरिंग थी जो कि फ़िज़िकल होती है। यहाँ पे सिग्नल को मूव कैसे करते हैं वो हमने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनगाइडेड मीडिया की बात करेंगे। जी, यहाँ तक था हमारे पास गाइडेड मीडिया।